नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आपका अपना परिवार सरकारी एग्जाम सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सल्तन काल को देखेंगे, यानी दिल्ली सल्तन को देखेंगे, जो आपके पेट 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो अगर आप 2026 में पेट की पेपर दे रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। पूरा हम इसमें जितना भी फैक्ट और थ्योरी हो सकता है मैं पूरा इसमें दिया हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ओके, और वीडियो के लास्ट में मैं ऐसा रिवीजन फैक्ट दूंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होने वाला है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग दिल्ली सल्तन को। दिल्ली सल्तन, ओके, अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 5 वंश आते हैं। ओके, दिल्ली सल्तन में समझ लीजिए, पहले दिल्ली सल्तन में लगभग 5 वंश आते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए, दिल्ली सल्तन जो होता है वो 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1526 तक ईस्वी तक के जितने भी समय आते हैं वो कौन आता है? दिल्ली सल्तन कहलाता है। और इस दिल्ली सल्तन में 5 वंश आते हैं। इस 5 वंश को याद करने का ट्रिक सिंपल समझ लीजिए, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ओके, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से हो गया गुलाब वंश, ओके, गुलाम वंश। ओके, उसके बाद खिलो से हो गया खिलजी वंश, और त से हो गया तुगलक वंश। ओके, उसके बाद सु से हो गया सैयद वंश, और लो से हो गया लोधी वंश। तो ये 5 वंश आपके दिल्ली सल्तन में आते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे किसको? गुलाम वंश को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको पढ़ने चल रहे हैं? गुलाम वंश को देखते हैं। तो आइए देखते हैं गुलाम वंश का समय पीरियड क्या था। तो देखिए, ये 1206 से लेकर 1290 तक के जो समय पीरियड है वो आपका गुलाम वंश कहलाता है। और ये गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक ओके शासन में रहते हैं। कौन? गुलाम वंश। इस गुलाम वंश के अन्य नाम भी बोलते हैं। इनको दास वंश भी कहा जाता है, या इनको मालुक्य वंश भी बोला जाता है, या इलबारी वंश भी बोला जाता है। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ यह दास वंश या मालुक्य वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह अपने माता पिता से क्या थे? यह स्वतंत्र संतान थे। ओके, इसलिए इनको ये अलग अलग नाम से बोला गया, या गुलाम वंश बोला गया। ओके, देखो सिंपल समझ लीजिए, मालुक्य का अर्थ यहाँ दिया है कि जो अपने माता पिता से क्या हो? स्वतंत्र उत्पन्न हुए, उन्हीं को क्या बोला गया? दास होते हैं। उन्हीं को बोला गया है क्या? मालुक्य वंश। ओके, या मालुक्य वंश को क्या बोला गया है? गुलाम वंश। तो इस मालुक्य वंश या इस गुलाम वंश में लगभग 11 शासक होते हैं। ओके, कितने आते हैं? 11 शासक आते हैं। कौन कौन से हैं? इनका क्रम देख लीजिए। तो पहला शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद फिरोज शाह। ओके, फिर रजिया सुल्तान आती है। ओके, और बहराम शाह देखेंगे। उसके बाद मसूद शाह आते हैं। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद आते हैं। उसके बाद ग्यासुद्दीन बलबन आता है। उसके बाद कैकूबाद आते हैं, और लास्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं? क्यूकमिर्सन होते हैं। तो यहाँ क्या होते हैं? गुलाम वंश में लगभग 11 शासक आते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग विस्तार से पूरा फैक्ट के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर 80+ स्कोर करना है तो सरकारी एग्जाम सूत्र आपके लिए हर एक टॉपिक पूरा विस्तार से बता रहा है, पढ़ा रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर देखिए तो सबसे पहले आते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक शासक रहते हैं। ओके, तो इसके संस्थापक कौन होते हैं? यानी गुलाम वंश के संस्थापक कौन होते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। और भारत में गुलाम वंश और तुर्क राज का संस्थापक और दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन बनते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनते हैं। और इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यह क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यानी मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। जो दिल्ली का शासक बनने से पहले वह दिल्ली का क्या था? गवर्नर हुआ करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद राजधानी देखिए तो यह सबसे पहले क्या किया? यह राजधानी दिल्ली नहीं, लाहौर को बनाया था। ओके, उसके बाद कभी दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। इस बात को याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। ओके, आगे देखिए तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक की अलग अलग उपाधियां है। क्या क्या उपाधियां है? देखिए, इसको लाख बख्श बोलते हैं। यानी लाख बख्श का मतलब होता है यह लाखों का दान देने वाला था। उसके बाद इसको पीतल बख्श भी बोलते हैं। पीतल बख्श का मतलब ये हाथियों का दान देने वाला, यानी हाथी दान देता था। उसके बाद कुरान खां, ये क्या कहते हैं? सुरीली आवाजों में ओके कुरान को पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खान भी बोला गया। उसके बाद ऐबक यानी इसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी।
ओके, इसको ऐबक बोला गया है क्या कि यह बहुत सुंदर था, सुशील था, इसलिए इसको क्या बोला गया है, चंद्रमा का स्वामी भी बोला गया। उसके बाद पांचवा इसका उपाधि क्या थी, मलिक और सिपाही सलाहकार, यानी उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इस बात को याद रखिएगा, कभी भी वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। किस पोस्ट पर था वो, मलिक और सिपाह सलाहकार के रूप में था। ओके, देखो ये समझ लीजिए, सुल्तान क्या होते हैं, अगर 10 मलिक और 10 सिपाही मिल जाएं तब जाकर एक सुल्तान बनता था। ओके, तो इसलिए कभी भी क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, मलिक और सिपाही सलाहकार के पद पर ही क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कि इस ऐबक ने क्या क्या निर्माण काम किए। ओके ओके, तो सबसे पहले ये देखिए, इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया जो दिल्ली में, और यह कहा जाता है कि भारत की सबसे पहली यह एक मस्जिद थी, और यह 27 हिंदू और जैन मंदिरों के चबूतरों का सामग्री बनाई गई थी। यानी यह 27 हिंदुओं और जैन मंदिरों को तोड़कर यह क्या किया गया था, इस्लामी मंदिर बनाया गया था। ओके, कुवत उल इस्लाम मस्जिद बोला गया। उसके बाद इसने कुतुब मीनार बनवाया, स्टार्ट यानी सूफी संत ओके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसकी नींव रखी थी कौन, कुतुबुद्दीन मीनार ने। और इसकी जो पहली मंजिल थी ओके यानी फर्स्ट ताला, ये कौन बनाया था, ऐबक ने बनवाया। और कहां पर है ये भी आपकी दिल्ली में है। उसके बाद आगे देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, यह कहां पर है, अजमेर में है। कहा जाता है कि यहाँ पहले सरस्वती मंदिर हुआ करती थी। ओके, जो उसको तोड़कर इसने 2.5 दिन का झोपड़ी बनवाया। ओके, यह पहले एक क्या था, यह संस्कृत विद्यालय था जिसे ओके इसने क्या किया, विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। ओके, याद रखिए पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, या पहले ये सरस्वती मंदिर भी हुआ करती थी। ओके, उसको तोड़कर इसने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ी में कन्वर्ट करवाया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमाशील विश्वविद्यालयों को क्या कर देता है, ध्वंस करवा देता है, यानी उसको तोड़वा देता है। और इसी के यानी इसी बख्तियार खिलजी सेनापति के याद में कुतुब मीनार बनवाता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक का नींव रखता है, यह पहला मंजिल इसी ने बनवाया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे आगे अगर हम देखें तो आगे कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उनकी मृत्यु कैसी हुई। तो देखिए 1210 ईस्वी में लाहौर में ओके पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरे और उसे लाहौर में ही दफनाया गया। यानी वो घोड़े पर क्या करते, पोलो खेल रहे थे और पोलो खेलते हुए क्या हुई, उनकी मृत्यु हो गई, और यहीं पर क्या हुआ, लाहौर में ही दफनाया गया। फिर सेकेंड आते हैं कौन, आराम शाह आते हैं। आराम शाह जो 1210 ईस्वी में शासक बनते हैं, जो क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं। ओके, यानी कैसे होते हैं, ये अयोग्य होते हैं। और उसी के बीच में क्या होता है, इल्तुतमिश आते हैं, और इल्तुतमिश आराम शाह के बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध को बोला गया है क्या, जड़ का युद्ध, या उस जड़ के युद्ध में ही क्या किए, इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा देते हैं या उनको मार डालते हैं। और इसके बाद आराम शाह क्या होते हैं, केवल 8 महीने के लिए ही शासक रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं, आराम शाह या के बाद उनको जब मृत्यु हो जाती है तो कौन नेक्स्ट शासक बनते हैं, इल्तुतमिश बनते हैं। और यही इल्तुतमिश जो बनते हैं तो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो वास्तविक संस्थापक, और दिल्ली का कहा जाए कि एक तरह से एक नींव रखने वाला कौन बनते हैं, तो इल्तुतमिश ही एक ऐसा शासक बनता है या वास्तविक शासक बनता है। तो आइए इल्तुतमिश से समझते हैं। तो देखिए, इल्तुतमिश का जो शासक काल था वो 1210 से लेकर या 1211 से लेकर 1213 तक रहता है, लेकिन ये काउंट होता है 1210 से 1236 के बीच में। ओके, देखिए वास्तविक संस्थापक यानी इन्होंने ही क्या किया था, ओके अपना जो राजधानी है वो दिल्ली वास्तविक में लेकर आते हैं, और यहीं से, क्योंकि पहले कहाँ था राजधानी, लाहौर था, और लाहौर से कहाँ लाते हैं, ये दिल्ली लाते हैं। ओके, अगर वास्तविक संस्थापक कौन है तो यही थे। उसके बाद देखिए कि किस वंश से संबंधित है, तो यह समयंस वंश के संबंधित या संस्थापक माने जाते थे। इनकी पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो यह ऐबक के गुलाम और उनके क्या होते हैं, दामाद थे। ओके, और राजा बनने से पहले ये बंदायूं के क्या थे, गवर्नर थे। ओके, बंदायूं क्या थे, गवर्नर थे। 2006 में 1206 में ओके खोखड़ के विद्रोह जब समय गौरी ने इसे दास मुक्त कर दिया था। उसके बाद सुल्तान की पदवी देखें तो 1229 ईस्वी में ही बगदाद के खलीफा से सुल्तान ए आजम की पदवी ओके वैधानिक स्वीकृति प्रदान करते हैं, और यह एक प्रथम शासक होता है। ओके, जो दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम शासक होता है, ये गुलाम वंश का ये प्रथम शासक होता है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। ओके, कौन, इल्तुतमिश। आगे देखें तो इसी के समय क्या होता है, एक मंगोल आक्रमण होता है। उस मंगोल आक्रमण से बचने के लिए 1221 में क्या होता है, चंगेज खान जो मंगोल का राजा होता था, ओके, और जलालुद्दीन
मंगवीन का पीछा करते हुए वो सिंध नदी के तट पर आ जाता है, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या करता है, अलाउद्दीन मंगवरी का क्या करते हैं, उसको शरण नहीं देते हैं। इस तरह से मंगोल आक्रमण से वो बच जाते हैं। अगर वो शरण देते तो चंगेज खान से क्या करना पड़ता, उनको युद्ध करना पड़ता। तो मंगोल आक्रमण कब हुआ था, तो 1221 ईस्वी में हुआ था। ओके, आगे आगे देखें तो ये हमने आपको बता दिया मंगोल आक्रमण से बचाव कब हुआ था। ओके, उसके बाद देखिए तो प्रशासनिक कार्य, अगर प्रशासनिक कार्य देखें तो इसने क्या शुरू किया, इक्का प्रणाली सिस्टम किया। इक्का प्रणाली सिस्टम यह था कि यह अधिकारियों और जो उसके सैनिक हुआ करते थे उसको नगद वेतन न देकर बदले में कुछ भूमि के टुकड़ा दे देता था। इसी को बोला गया है क्या, इक्का प्रणाली। ओके, उसके बाद क्या किया, ये तुर्क ए चालगानी यानी इसने गुलामों का 40वां दल बनाया। और वो 40वां दल क्या करते थे कि नेक्स्ट शासक कौन बनेगा, ये नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, यही तुर्क ए चालगानी या 40वां दल डिसाइड करते थे। या यही बोला जाए क्या कि गुलामों का सरदार या गुट बनाया गया। और किसने ये बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बना। फिर इसने न्याय व्यवस्था के लिए अपने महल के बाहर ओके शेर की मूर्ति लगाई और जिनके गले में क्या किया, घंटी बांध दिया, जिससे लग सके कोई भैया न्याय के लिए आया है। ओके, उसके बाद युद्ध देखें तो 1215 ईस्वी में इसने तराई का तृतीय युद्ध लड़ा और लड़ा और जीत गया। और इसमें कौन हारा था, याद रखना कौन थे, तो अल्दोज को हराया, कौन, इल्तुतमिश ने। फिर इसकी मृत्यु की अगर बात करें तो 1236 ईस्वी में इसकी क्या होता है, बयान का जब अभियान की दौरा कर रहा था तो वहीं पर इसको बीमारी हो जाती है और इसको वहीं पर क्या होता है, डेथ होता है। ओके, यानी मृत्यु हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए तो इल्तुतमिश ने क्या किया, कुछ सिक्के जारी किया, चांदी का टक्का जारी किया था और तांबे का जितल इन्हें शुरू किया था। ओके, यानी सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने का परंपरा शुरू किया। ये तो कुछ जो लिखा है ना, ये इसी को बोला गया है क्या, टकसाल का नाम लिखा गया है। तांबे और चांदी दोनों पर लिखवाता था। चांदी के सिक्के को टंका बोला गया है और तांबे के सिक्के को जिंतल बोला गया है। ओके, आगे आगे देखें तो नेक्स्ट शासिका कौन बनती है, तो रजिया सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला होती है दिल्ली सल्तनत की, ओके, जो इसके बाद ना तो कोई शासिका बना ना भी कोई बन पाया। ओके, दिल्ली सल्तनत में, यानी कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला या तुर्क महिला शासिका कौन बनी थी, याद रखिए कौन है, रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर ओके 1240 तक ये शासक बनती है। और इसका शासनकाल कहा जाए तो मिनहाज ए सिराज के अनुसार कहा जाता है कि 3 वर्ष 6 महीना 6 दिन, 3 वर्ष 6 महीना 6 दिन तक ये शासक बनती है। उसके बाद सुधार इसने शुरू क्या किया कि पर्दा प्रथा को त्याग दिया। पर्दा प्रथा का त्यागने का मतलब यह है कि महिलाओं का वस्त्र इसने त्याग दिया। पुरुषों की तरह यह क्या करती थी, कुबाब यानी कोट और टोपी पहनकर दरबार में आती थी, पुरुषों की तरह। इसी को बोला गया है क्या कि पर्दा प्रथा त्यागने वाली दिल्ली सल्तनत की कौन सी महिला है, तो रजिया सुल्तान थी। उसके बाद प्रमुख नियुक्तियां, इसने कुछ पोस्ट बनाना शुरू किया। क्या पहले बनाया, जैनुद्दीन याकूत, इसमें अमीर ए आखू यानी अश्वशाला का प्रधान बनाया, यानी घोड़ों के लिए एक देखभाल करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए एक प्रधान बनाया। ओके, जिसमें कौन थे, याद रखना कौन थे, जैनुद्दीन याकूत, उस पर नियुक्त किया। उसके बाद अल्तुनिया जो है यह भिडंडा का हिस्सा थे या गवर्नर थे, कौन, अल्तुनिया ने क्या किया, इसके साथ विरोध करना शुरू किया। जब ये विरोध करना शुरू किया रजिया सुल्तान के साथ, रजिया ने दिमाग का लगाया कि रजिया ने उस अल्तुनिया से क्या कर लिया भैया, विवाह कर लिया। जब ये विवाह कर लिए तो होता क्या है कि जब विवाह कर दिए तो अल्तुनिया इसका विरोध करना बंद कर देते हैं, लेकिन यह असफल हो जाती है, कौन, रजिया सुल्तान। ओके, रजिया सुल्तान इसलिए असफल हो जाती है क्योंकि इल्तुतमिश ने 40वां दल बनाया था, यानी 40 गुट बनाया था, गुलाम वंश के सरदार बनाए थे। वो क्या करते हैं कि इसे मरवा देते हैं, यानी यहाँ इसका मतलब 40वां दल का ये निर्णय था कि ये महिला होकर कैसे शासिका बनेगी, ये कैसे राज करेगी। तो उस महिला का होना और तुर्क अमीरों का 40वां दल का क्या हो गया, विरोध हो गया। तो कहा जाता है कि 1240 में कैथुल के हरियाणा के पास डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से रजिया सुल्तान की जो कार्यकाल थी वो 1236 से लेकर 1240 के बीच तक ही रह गई। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट शासक पर। नेक्स्ट शासक जो बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो बहराम शाह बनते हैं, जिसको बहराम शाह का बनाने का निर्णय जो होता है वो 40वां दल का ही होता है। ओके, रजिया के बाद कौन शासक बनता है, यह रखिए बहराम शाह बनते हैं, लेकिन इसके समय ओके न्याब ए मलिकता संरक्षण का नया पद बनाया गया और 1242 में इसकी भी क्या कर दी गई,
हत्या कर दी गई। यानी बहराम शाह का जो शासन रहा केवल 2 साल के लिया, यानी 1240 से लेकर 1242 तक था। नेक्स्ट शासक कौन बनते हैं? तो अलाउद्दीन महसूद शाह बनते हैं, जो 1242 से लेकर 1246 तक रहते हैं। बहराम शाह की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन महसूद शाह इस गद्दी को संभालते हैं, लेकिन बलबन के संयंत्र से इसकी भी क्या कर दिया गया, इसको भी हटा दिया गया, या हत्या कहीं जगह लिख देता, इसका भी बलबन ने हत्या करवा दिया था। तो अलाउद्दीन महसूद शाह की कार्यकाल भी कितनी हो गई? 4 साल के लिए हो गई। उसके बाद नेक्स्ट शासक कौन बनते हैं? तो नसरुद्दीन महमूद बनते हैं, जो 1246 से लेकर 1266 पर रहते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर जब बैठे तो उस समय बलबन का दामाद थे। कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद। 1249 में ही बलबन ने अपनी बेटी की शादी किससे कर देते हैं? तो नसरुद्दीन महमूद से कर देते हैं, शादी कर देते हैं। और नसरुद्दीन मोहम्मद जो था, ये क्या था? ये दरवेज राजा था। दरवेज राजा का मतलब ये था कि यह बहुत शांति और धार्मिक था। ये कुणाल का नकल करवाता था और टोपी को सीखकर अपना जीवन यापन चलता था। कौन? नसरुद्दीन महमूद, जो बलबन ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी और इसने शक्ति का त्याग दिया, यानी जो इसको शक्ति मिला था राजा बनने का, उस शक्ति को त्याग कर किसको बना देते हैं? नवाब बना देते हैं। किसको? बलबन को, यानी अपने ससुर जी को ये क्या कर देते हैं? भैया लो ये राजा गद्दी तुम अपने संभालो, दे देते हैं और उसे अलगो खां की भी उपाधि देते हैं। तो याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बलबन से रिलेटेड कि अलगो खां की उपाधि किसने दिया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दिया था। उसके बाद प्रसिद्ध लेखक मिनहाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक में तबाक ए नासिर में इसको संपर्कित किया, इसको लिखा है। इस नसरुद्दीन मोहम्मद की पूरी जीवन कथा को उसने सिराज ने लिखा है अपनी नासिर बुक में। आगे देखते हैं, अब हम लोग बलबन को देखेंगे, जिसका नाम था क्या? गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक ये शासक बनता है। और कहा जाता है इसका वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीना नाम था और यह इकबाल तुर्क और इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। इसने राजतत्व का कुछ सिद्धांत अपनाया। इसने क्या किया? राजतत्व का कुछ सिद्धांत अपनाया। क्या अपनाया कि इसने राजतत्व यानी राज दरबार में इसने नियाबत एक खुदाई इसने शुरू किया। नियाबत ए खुदाई एक नियम लागू करा, यानी कहा कि जो राजा होता है वो ईश्वर का क्या होता है? प्रतीक होता है। उसके बाद जिली इलाही, यानी कहा क्या कि जो सुल्तान होता है वो ईश्वर के क्या होता है? छाया होता है। उसके बाद इसने नीति क्या अपनाई? इसने लौ और रक्त की नीति अपनाई। इस लौ और रक्त की नीति की पीछे कारण यह होता है कि बलबन ने बोला था कि राजा का कोई भी सागा नहीं हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है क्या कि इसने नीति क्या अपनाई थी? लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। उसके बाद किया गया कि इसने जो 40 दल इल्तुतमिश ने बनवाए थे, 40 गुलामों का एक दल को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, अंत कर दिया। उसके बाद दरबारी प्रथाएं शुरू किया। उसके बाद सिजात, यानी जहां भी सुल्तान दिखे तो घुटने के बल बैठकर क्या करो? दरबार में उनका सिर झुकाकर सलाम करो। उसके बाद शुरू क्या किया? पैबोस उसने शुरू किया, यानी सुल्तान के पैर को चूमना उसने शुरू किया। फिर उसके बाद दरबार में ही क्या किया? उसने नौरोज यानी फारसी नव वर्ष का त्योहार भी मनाना शुरू किया। कौन? बलबन ने ही शुरू किया। और कहा जाता है बलबन का मकबरा जो है मेहरौली दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं, अगर आगे हम लोग पढ़ें तो इसने विभाग कुछ बनाया। पहला विभाग इसने भी बनाया दीवान ए अर्ज। दीवान एक अर्ज जो विभाग था वो कैसा विभाग था? तो सैनिक विभाग बनाया इसने। उसके बाद बरीद एक क्या था? इसने गुप्तचर विभाग बनाया, जिसको बरीद ए मुमालिक भी बोला जाता है। बरीद ए मुमालिक भी बनाया जाता है। उसके बाद इसके दरबार में अमीर खुसरो, या इनको बोला जाता है तोता ए हिंद। ये इनके दरबारी में कवि थे और एक थे कौन? अमीर हसन भी इनके दरबारी में थे। उसके बाद इसका उद्धार जो किया जाता है, उदार, तो बलबन को दिल्ली सल्तनत का उदार कहा जाता है। बलबन को दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है? उदार कहा जाता है। उसके बाद देखिए गुलाम वंश का यहीं से क्या होता है? 1887 के बाद गुलाम वंश का क्या होता है? धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है, जो 1290 तक में पतन खत्म हो जाता है। 3 साल तक बलबन के बाद शासक चलता है। होता क्या है कि बलबन का 87 में मृत्यु हो जाती है। उसका पोता कौन? कैकुदाबाद शासक बना, जिसको क्या मार देता है? भैया लकवा मार देता है। उसके बाद अंतिम शासक कौन बनते हैं? तो कैमूस बनते हैं। और यह एक क्या था? यह 3 साल का बच्चा थे। यह एक क्या था? 3 साल का बच्चा था। अंत में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने इस बच्चा यानी कैमूस का क्या कर देते हैं? वो हत्या कर देते हैं और 1290 ईस्वी में ही गुलाम वंश का क्या हो जाता है? अंत हो करके खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से गुलाम वंश का क्या होता है? पतन हो जाता है। आइए कुछ इसकी प्रशासनिक विधियों को देख लीजिए, जहां से क्वेश्चन बनने के चांस बन सकते हैं। देख लीजिए यहां से क्या कुछ शब्दवालियां हैं जो प्रशासन से रिलेटेड है। इनका क्या नाम था और उसका अर्थ क्या था? देखिए अमीर ए आखुर जो था वो घोड़ों के जो
प्रधान होते थे, या उनको बोलते थे क्या, याकूत को मिलता था। यानी अश्व घोड़े के प्रधान को क्या बोलते थे, अमीर ए आखुर बोला जाता था। उसके बाद अमीर ए शिकारी, यानी जो शिकार करने की अधिकारी होते थे, उनको शिकार करने का प्रबंध करने वाले को बोला गया क्या, अमीर ए शिकार बोला गया उनको। फिर बरीर ए मुमालिक, इसको अभी बताया हमने, क्या बनाया इसको, गुप्तचर विभाग बनाया गया इसको। उसके बाद वकील ए दर, यानी राजा के व्यक्तित्व कार्य और महलों के देखरेख के लिए वकील ए दर काम करते थे। उसके बाद क्या बोलते हैं, मंजलिस एक खलत्व बनते हैं, और ये क्या होते थे, यह मंत्री परिषद होते थे। तो यह महत्वपूर्ण जो शब्दवाली है, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, यानी इस शब्दवाली में इसमें कौन सा शासक थे, ये इसका अर्थ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखिए, जो आपने अभी तक जो पढ़ा है इस वीडियो में, इस लास्ट इस सेशन में पूरा हम इसको रिवीजन करते हैं, और जो आएगा क्वेश्चन इस यहीं से आएगा। तो आइए हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं पूरे क्लास को हम लोग। ओके, देखिए कुतुबुद्दीन मीनार का इतिहास देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा। ओके, पूरा किसने किया, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने करवाया। और पांचवा जो मंदिर है वो फिरोज शाह तुगलक बिजली गिरने के बाद जब गिर जाता है तो पांचवा मंदिर बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो मकबरा शैली का जनक किसको मानते हैं, तो इल्तुतमिश को मानते हैं, क्योंकि यह अपने पुत्र का मकबरा सुल्तानगढ़ में बनवाया था। ओके, उसके बाद नालंदा का ध्वंस किसने करवाया, तो बख्तियार खिलजी ने करवाया था। उसके बाद राजा का कोई सगा नहीं होता, ये किसने कहा था, याद रखना, कौन, बलवंत ने भी बोला, और अलाउद्दीन खिलजी भी बोलेंगे। ओके, तो याद रखना कौन बोला, बलवंत ने बोला था। उसके बाद टोपी सीकर कौन से राजा पहनते थे, तो नसरुद्दीन महमूद पहनते थे। चालीसा दल किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया। खत्म किसने किया, तो बलवंत ने खत्म कर दिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का उदार किसको कहा जाता है, तो गयासुद्दीन बलवंत को कहा जाता है। और किसने अपने विरोधियों के प्रति कठोर नीति अपनाई थी, तो कौन था, तो गयासुद्दीन बलवंत था, जो लौ और रीति का रक्त का नीति अपनाया था। भारत में मकबरा शैली का जनक जनदाता किसको मानते हैं, तो इल्तुतमिश को मानते हैं। ओके, तो ये पूरे आप पूरे जो वीडियो में पढ़ा उसका हमने शॉर्ट में पूरा रिवीजन करवा दिया, और यहीं से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन आप पूरा विस्तार से पढ़कर रखेंगे तो और बेहतर होगा। ओके, तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस भाई का भी क्या करिए, सपोर्ट करिए। ओके, चलिए हम फिर मिलते हैं एक पेट के नए वीडियो क्लास में, एक नए टॉपिक में, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।